वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपेट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं AICTE एक्ट के बारे में, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ AICTE। देखिए, ये एक प्रॉपर काउंसिल है जिसके अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं रिलेटेड टू आवर यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, जैसे हर एक्ट में अपन याद करते हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 12 मई 1988, 1988। एंड दूसरा जो हमें याद रखना है वो है 1994। अब देखिए, जो 12 मई वाला है, दिस इज व्हेन AICTE वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा 1994 के अंदर इसके रेगुलेशंस आए थे, रूल्स कह लीजिए, रेगुलेशन कह लीजिए, वो सारी चीजें 1994 के अंदर आई थी। तो ये हमें दो डेट्स याद रखनी है। इसके अलावा जो चीजें आपको याद रखनी है वो ये है कि इसके जो हेडक्वार्टर है, HQ जिसे कह सकते हैं, वो दिल्ली के अंदर है और इसके अंदर एक काउंसिल होता है। अब जो दी काउंसिल है, इसके अंदर जो दी काउंसिल जो काउंसिल है, उसमें जो आपको मेंबर्स तो बहुत सारे होते हैं। देर आर लिटरली अबाउट 30 मेंबर्स, जिसका अगर डिवाइड करें तो एक्स ऑफिशियो और प्लस इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर्स जिन्हें कह सकते हैं, वो सारे मिलकर 30 मेंबर्स या फिर प्लस 30 मेंबर्स के आसपास बनते हैं। तो सारों को जानना इतना जरूरी नहीं है। हमें जो मेनली जानना है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, इसके चेयरमैन हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए और जो इनके सेक्रेटरी हो गए, ये जो तीन चीजें हैं, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या फिर जो कह लीजिए, ये सारी जो तीनों लोग हैं, ये किस तरीके से काउंसिल से जुड़े हुए हैं। चलिए तो मैं आपको बताता हूं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था चेयरमैन के बारे में, अब जो चेयरमैन साहब हैं उनकी मिनिस्ट्री क्या है? HRD मिनिस्ट्री। हाँ, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, AICTE वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर HRD मिनिस्ट्री। ये HRD मिनिस्ट्री के अंदर हुआ था, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहते हैं इसे। HRD मिनिस्ट्री के अंदर ये हुए थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर नहीं। यदि ऐसा सवाल आता है तो प्लीज आप HRD पे आंसर लगाएं, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे, क्योंकि कई बार ये एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं तो उसके अंदर बच्चों को दिक्कत हो जाती है और वहां वो अपने -1 मार्किंग लगा आते हैं। अब देखिए, जो वाइस चेयरमैन है, ये स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट से एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्टर कह लीजिए, मिनिस्ट्री से ये वाइस चेयरमैन साहब होते हैं। और जो सेक्रेटरी है, ही इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो तीन चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लोग होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से लोग होते हैं। यदि उसकी एक लिस्ट चाहिए तो ठीक है, मैं उसको स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिखा दूंगा, एक प्रॉपर लिस्ट उसकी। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे देख लीजिएगा, उसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपको चीज याद रखनी है जो काउंसिल के बारे में, इट मस्ट हैव 1 मीटिंग इन अ ईयर। 1 मीटिंग, आप ऐसे लिख लीजिए, 1 मीटिंग इन अ ईयर। ये जो चीज है ये जरूरी है, ये होनी चाहिए। अब देखिए, काउंसिल की जो टर्म है, जो टर्म आपको याद रखनी है, जो टर्म है, टर्म इज फॉर 5 इयर्स। यदि आप पहली बार नॉमिनेशन में आ रहे हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम नॉमिनेट हुए हैं इस काउंसिल के अंदर, तो आपकी जो टर्म है वो 5 इयर्स की है। और यदि आप री नॉमिनेट हो रहे हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस नहीं करिएगा। अगर आप री नॉमिनेट हो रहे हैं तो आपकी जो टर्म है वो 3 इयर्स की हो पाती है। मान लीजिए आप 2020 के अंदर काउंसिल के अंदर आप नॉमिनेट होते हैं, इन 2020 यदि आप नॉमिनेट होते हैं, तो जो काउंसिल है उसके अंदर आप 2025 के आसपास तक मेंबर रहेंगे। ठीक है, और 2025 में आप रीनॉमिनेट होते हैं तो 2030 तक नहीं, आपको 2028 तक आप मेंबर रह सकते हैं AICTE एक्ट के जो काउंसिल है उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और उसके बाद फिर जानेंगे बॉडीज ऑफ द काउंसिल के बारे में और कुछ डिफरेंट फॉर्म्स जो कि जरूरी है इसके अंदर। देखिए, जो चीजें हैं, अगर इसमें सवाल बनना होगा तो यहां कहीं से बन सकता है, रीनॉमिनेशन की टर्म से, और यहाँ ये जो चीजें, चेयरमैन कहां से रिलेटेड है इससे बन सकता है, हेडक्वार्टर कहां है, डेट्स तो हम याद रखते ही हैं। इसके अलावा जो फॉर्म्स वाला सेक्शन है, जो डिफरेंट फॉर्म्स है, इसके टोटल 5 फॉर्म्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा पूरे के पूरे लेक्चर को और नोट डाउन करते रहिए अपने नोटबुक्स के अंदर। तो देखिए, जैसा कि हम बात करें थे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही हो जाता है कि यदि कोई इंस्टीट्यूट टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट करना चाहता है, यदि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन नहीं शुरू हुई है, यदि उसे टेक्निकल कोर्स स्टार्ट करना है अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो जो अप्रूवल लेना होगा उसे वो AICTE के अंदर लेना होगा। यदि आपको सीट्स इंक्रीज करनी है, टेक्निकल एजुकेशन का कोई ऐसा ब्रांच है, जैसे अपन बी फार्मा कर रहे हैं, ये मेडिकल साइंसेज फील्ड का एक टेक्निकल ब्रांच है, इंजीनियरिंग का एक टेक्निकल ब्रांच बीटेक है,
और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारी चीजें टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आती हैं। उसी के बेसिस पे इसमें एक्रीडेशन वगैरह भी होता है। तो चलिए अपन देखते हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव जो लिखे हैं, प्रोवाइडिंग द ग्रांट ऑफ अप्रूवल फॉर स्टार्टिंग अ न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई टेक्निकल कोर्स भी चलाना है तो भी आपको इन्हीं की AICTE एक्ट के अंदर ही आपको, मतलब जो AICTE काउंसिल है उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कोर्सेज इन एडिशन टू द ओल्डर वंस, जो पहले से हैं उसके अलावा कोई न्यू कोर्स अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इंक्रीजिंग द एनुअल इनटेक कैपेसिटी ऑफ सीट, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यूपी के अंदर EWS कैटेगरी का जब आया, जनरल EWS का, तो उसके अंदर हर एक के अंदर 10% सीट बढ़ाई गई। यदि आप यूपी के अंदर से पढ़ रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इनिशियली जो थे 60 सीट थे, लेकिन अब 10% बढ़ाए गए कि EWS कोटा के कारण, तो अब टोटल सीट 66 है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर 66 सीट्स हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो AICTE, तो लाइव एग्जांपल आपके सामने कि AICTE ने क्या किया, ठीक है। और अप्रूवल ऑफ द इनटेक कैपेसिटी, इस चीज को आपको बढ़ाएगा कैसे, यदि उसका अप्रूवल लिया जाए तभी वो चीजें बढ़ेंगी। लेकिन ये तो गवर्नमेंट की तरफ से था, तो इसके लिए अप्रूवल AICTE एक्ट ने आराम से, मतलब जो इनका काउंसिल है उन्होंने दे दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 ऐसे ब्यूरो हैं जिनको आपको जानना है। इसके अलावा भी ब्यूरो है, मैन पावर रिसर्च का ब्यूरो भी कहते हैं, लेकिन अपन को जो 3 मेन पढ़ना है, BOS, BRC एंड BRA। तो ब्यूरो ऑफ रिकॉग्निशन एंड एक्रीडेशन, द ब्यूरो ऑफ रीजनल कमिटीज, द ब्यूरो ऑफ स्टडीज। ये जो 3 कमिटी है, इनका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन करते हैं प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन। तो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जो डेवलपमेंट और उसकी प्लानिंग वगैरह करनी होती है, तो वो 3 ब्यूरो उन्हें देखते हैं। इसके अलावा एक और ब्यूरो आता है जिसे मैन पावर रिसर्च का ब्यूरो कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप मेनली इन 3 को जानिए तो अच्छा है। तो पावर एंड द फंक्शन ऑफ द काउंसिल्स। अब देखिए, जो भी ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं उसके फंक्शन भी हैं, उसके पावर भी हैं। उसके अलावा कुछ एक पावर और फंक्शन जो इसके हैं, जो मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर नोट डाउन नहीं करवाए थे, उसे भी आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है कि टू डू सर्वे एंड कलेक्ट डाटा। यदि कुछ चीज की कमी हो रही है या फिर कैसा चीजें चल रही हैं, वो सब चीजों को जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। आपके इंस्टीट्यूट में कितनी अच्छी तरीके से कुछ चीजें हो रही हैं, तब फिर उसकी जानकारी पाने के लिए आपको डिफरेंट सर्वेस करने पड़ेंगे, फीडबैक्स लेने पड़ेंगे। तो ये कैसे होगा, डू सर्वे एंड कलेक्ट डाटा, इस तरीके से। इंस्पेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपको पता है इंस्पेक्शन वगैरह आती है, यस कि आपको इतने पैसे दिए गए थे, कहां लगे हैं, आपके टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना है, ये सारी चीजें इंस्पेक्शन के अंदर आती हैं। टू एलोकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट फंड्स वगैरह दिए जाते हैं, ये एवरी ईयर दिए जाते हैं, ईयरली एनुअल बेसिस पे ये दिए जाते हैं हर एक इंस्टीट्यूशन को, जो भी इससे एफिलिएटेड होगा। प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ एडमिशन, यस। तो कोरोना में ऐसे कई बार हुआ जब यूजीसी ने गाइडलाइंस दी, AICTE ने गाइडलाइंस दी, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो वो सारी की सारी जो है, ये इनके फंक्शन हो जाते हैं। ग्रांट अप्रूवल फॉर स्टार्टिंग न्यू इंस्टीट्यूशन, ये तो अपन ने पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव में। एंड फाइनली टू सेट अप द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए, ये जो बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन है, इसको समझने के लिए आपको ये जानना है कि ये जो बॉडीज ऑफ द काउंसिल हैं, इसके अंदर टोटल चार पार्ट में डिवाइडेड है ये पूरा का पूरा। एक है एग्जीक्यूटिव कमेटी, एक है बोर्ड ऑफ स्टडीज, तीसरा है रीजनल कमेटी, एंड फाइनली नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। अब देखिए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन क्या करता है, यदि आपको पता होगा तो आपके जो यूनिवर्सिटी है वो A+ में आती है, कि B में आती है, या C में आती है, ये सब जो चीजें हैं, ये जो ग्रेडिंग है, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन ही ये सब ग्रेडिंग करता है। इसके अलावा भी चीजें हैं जो इन सब चीजों की ग्रेडिंग करते हैं, लेकिन हमें AICTE एक्ट के अंदर हमें नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन के बारे में पढ़ना है। चलिए, तो इसके बाद बॉडीज ऑफ द काउंसिल को पढ़ते हैं। तो अपन बात कर रहे थे बॉडीज ऑफ काउंसिल के बारे में, उसमें 4 बॉडीज थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, रीजनल कमेटी, बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, देखिए एग्जीक्यूटिव कमेटी में मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मेंबर होते हैं, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से मेंबर होते हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ सवाल किससे बनना है। यदि आपको मेंबर से लेके सवाल बनना होगा तो हमारे पास PCI है, और भी ऐसे मतलब कई सारे एक्ट हैं जहां से मेंबर से सवाल बन रहे हैं। तो यहाँ के मेंबर्स इतने इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। और यूजुअली देखिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी का रोल क्या होता है, हम अपन रोल्स को समझते हैं कि किसका रोल क्या है। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि पावर एंड फंक्शन के अंदर इंस्पेक्शन वगैरह होता है, परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, जो फंड्स हैं उनको कहाँ इन्वेस्ट किया गया है उसके बारे में जाना जाता है। तो ये सारी चीजें कौन करता है, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी कहती है। कंडक्शन ऑफ इंस्पेक्शन एंड सुटेबल परफॉर्मेंस अप्रेज सिस्टम
परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी इम्पार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन। देखिए ये अंग्रेजी आपको नहीं समझ में आई है, ये इंग्लिश आपको नहीं समझ में आई, तो मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बताऊं कि ये एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करती है, इंस्पेक्शन करती है और जो सुटेबल परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस जो उनको देना चाहिए उसका एक जो बेंचमार्क होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, वैसा एक सिस्टम प्लान करती है कि यस दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी गिवन बाय योर यूनिवर्सिटी, या फिर आपके इंस्टीट्यूशन ऐसा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे, मतलब कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जो टेक्निकल एजुकेशन दे रही है, इम्पार्टिंग मतलब किसी को देना, टेक्निकल एजुकेशन दे रही है, उनके लिए ऐसा एक सिस्टम जनरेट किया जो उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सके और इंस्पेक्शन वगैरह हो सके। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है अपना बोर्ड ऑफ स्टडीज। अब बोर्ड ऑफ स्टडीज क्या करती है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी को एडवाइस करती है ऑन एकेडमिक मैटर्स इंक्लूडिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स, सॉरी काउंसिल नहीं, यस द कोर्स। तो जो आपके लिए सब्जेक्ट बना हुआ है, जो आपका सिलेबस है, जो उसके नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं, जो नॉर्म्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड, उसके बारे में एडवाइस वगैरह करना ये बोर्ड ऑफ स्टडीज का काम है। ठीक है, इसके बाद आती है रीजनल कमेटी। अब देखिए ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए कानपुर जो है नॉर्दर्न रीजन में आता है, चेन्नई सॉरी नॉर्दर्न रीजन में नहीं आता है। कानपुर इज द HQ ऑफ नॉर्दर्न रीजन, चेन्नई इज HQ हेडक्वार्टर्स, चेन्नई इज HQ ऑफ साउदर्न रीजन, मुंबई इज हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्टर्न रीजन, कोलकाता इज हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रीजन, और कुछ अदर RCs भी हैं इसके अलावा जो दूर दूर है, मतलब उन्हें अभी हमें नहीं जानना है। देखिए जो मेन ये थे कि नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन के अंदर जो हमारे मेन HQ थे वो मैंने आपको बता दिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए रीजनल कमेटी है, उसका रोल क्या होता है। रीजनल कमेटी एडवाइस एंड असिस्ट द काउंसिल टू लुक इनटू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग टेक्निकल एजुकेशन विद इन अ रीजन। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे PCI ने क्या किया था, जैसे आप डिफरेंट अगर PCI को जाने तो PCI ने स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स बनाई थी, SPC बनाई थी, तो इस तरीके से वो स्टेट को गवर्न करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि AICTE ने रीजन के अंदर इंडिया को डिवाइड किया और उस रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में ये सारी चीजें हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड है, मार्केट बैकग्राउंड से नहीं रिलेटेड है। जैसे PCI में मार्केट बैकग्राउंड से भी रिलेटेड था तो उनको ज्यादा फैलना पड़ा, यहाँ बिना ज्यादा फैले ही ये कुछ रीजन्स में, मतलब 4 रीजन्स में इंडिया को डिवाइड करके उनके हेडक्वार्टर्स बना के वो इन चीजों को अच्छी तरीके से कर पाते हैं, मतलब अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन का रोल क्या है, अब देखिए टू एनहांस ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। क्या होता है कि जब आपको ये सारी चीजें ग्रेडिंग्स वगैरह मिलती हैं, तो यदि यूनिवर्सिटी बेटर ग्रेड्स में नहीं है तो ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, तो बेटर ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स, बेटर ग्रेड ऑफ यूनिवर्सिटी, द बेटर द स्टूडेंट्स कम टू द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी का उतना ही नाम होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए इसके बाद कुछ आते हैं डिफरेंट फॉर्म्स, टोटल 5 फॉर्म्स हैं, फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 5 तक, उनके बारे में अपन जानते हैं। चलिए तो हम बेसिकली आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक पे और हम जानेंगे इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। देखिए सवाल बनना होगा AICTE ऐप के अंदर, तो यहां से बनेगा विच फॉर्म इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, ऐसे करके सवाल बनेगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्म 1 को समझते हैं। अब इसमें फॉर्म 1 है, दिस इज एन एप्लीकेशन फॉर स्टार्टिंग अ न्यू टेक्निकल एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन। यदि आप नया इंस्टीट्यूशन या टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उसके लिए आपको फॉर्म 1 फिल करना है। उसके बाद फॉर्म 2 आपको फिल करना है यदि आप अप्रूवल लेना चाहते हैं डिग्री लेवल ऑफ कॉलेज के लिए या फिर इंस्टीट्यूशन के फंक्शनिंग के लिए। व्हाट, डिग्री लेवल इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ डिग्री लेवल इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग। ऐसे ही फॉर्म 3 हो जाता है। फॉर्म 3 के अंदर एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ डिप्लोमा लेवल इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग। ये डिग्री लेवल था, ये डिप्लोमा लेवल की इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग के लिए होता है। ठीक, वैसे ही फॉर्म 4 है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल कोई ऐसा तर्क ही नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया इसके अंदर। एप्लीकेशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ कोर्स और इंक्रीज इन इनटेक कैपेसिटी ऑफ सीट्स एट डिग्री लेवल। अगर डिग्री लेवल की बात कर रहे हैं तो फॉर्म 4, और फॉर्म 5 एप्लीकेशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स और इंक्रीज इन इनटेक कैपेसिटी ऑफ सीट्स एट डिप्लोमा लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखिए। इसके अंदर आपसे मिस्टेक क्या हो सकती है कि डिग्री लेवल की जगह पर डिप्लोमा लेवल याद कर लें और डिप्लोमा लेवल की जगह पर डिग्री लेवल। आपके पास कंफ्यूजन हो जाएगा कि फॉर्म 4 के अंदर डिग्री लेवल था या फॉर्म 5 के अंदर डिग्री लेवल था। अब देखिए जो बड़ा है इसका याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, जो बड़ा है वो ऊपर है, जो बड़ा होता है वो ऊपर होता है। तो यस, डिग्री लेवल इज अ बिगर थिंग। डिप्लोमा 2 साल का होता है, डिग्री 4 साल 3 साल की होती है। डिग्री की वैल्यू ज्यादा होती है डिप्लोमा से। ठीक, तो डिग्री हमेशा ऊपर रहेगी। यहां पे भी देखिए आपको डिग्री लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग सेकंड नंबर पे है और
फॉर्म 4 पे डिग्री लेवल है इससे ऊपर। ठीक, दूसरा तरीका कर सकते हैं कि जो इवन वाला है वो डिग्री के लिए है, जो ऑड वाला है वो डिप्लोमा के लिए। इस तरीके से आप फॉर्म्स को याद कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जीपैट मेंटर के साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा।